Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saddam Hussain and you are at my YouTube channel Biology with Saddam. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर तकरीबन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है। तो ये आपके बोर्ड के हिसाब से क्या हुआ है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग में आता है गाइस, इससे शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट सवाल क्वेश्चन में से आ सकता है कि आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करें। इट मीन्स जो सेल की फॉर्मेशन है, सेल कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो डिफाइन करें। सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल से आपको डिफाइन करनी है सेल तक। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो जो ऑल ऑर्गेनिजम्स का क्या है, बेसिक यूनिट है। मतलब जो भी जानदार हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो आज हम डीपली स्टडी करने जा रहे हैं कि सेल किससे बना हुआ है। तो चलो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि सेल किससे बना है, क्योंकि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, जो सारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। सेल इज़ ए लिविंग, सेल एक लिविंग है, यानी वो जानदार है। जानदार क्यों है, क्योंकि उसमें वो करेक्टर्स हैं जो लाइफ के करेक्टर्स हैं। हमने वो पढ़े हैं कौन से करेक्टर्स हैं लाइफ के। तो चलो आज हम देखते हैं कि सेल कैसे फॉर्म होता है। हाँ तो गाइस, ये पहला जो स्टेप है सेल को फॉर्म करने के लिए वो कौन सा है, सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल क्या है? The subatomic level includes the smallest particles of an atom. मतलब जो एटम बनाए, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहले कहा जाता था बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से कि जो भी लाइफ अराइज हुई है वो बैक्टीरिया से हुई है। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है, यानी एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया के बनने में भी कुछ स्टेप्स हुए थे, यानी बैक्टीरिया डायरेक्ट कैसे प्रोड्यूस हुआ। कि बोला गया कि वहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स थे, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्हें चार्ज थी और कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्हें चार्ज नहीं थी। चार्ज वाले कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव थी, प्रोटॉन को पॉजिटिव थी। और बगैर चार्ज वाले कौन से थे? न्यूट्रल एटम्स जो के थे वो न्यूट्रॉन थे। न्यूट्रॉन को कोई भी चार्ज नहीं थी। तो सब एटॉमिक लेवल यहाँ से स्टार्ट हुई, यानी कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मौजूद थे और वो आगे रिएक्शन करेंगे, वो एटम बनाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है द एटॉमिक। ये क्या है? द सब एटॉमिक लेवल इंक्लूड्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जिससे एटम बना हुआ है, उनके बारे में जो लेवल है वो कौन सी है? सब एटॉमिक लेवल, जिसमें क्या इंक्लूड्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक कंबाइन होंगे तो उससे क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। यहाँ पर आपने डेफिनेशन ये लिखी है, व्हेन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कंबाइन देन दे फॉर्म एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? एक एटम बनाएंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपलेस्ट एलिमेंट, जो सिंपलेस्ट एटम है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 1, और एटॉमिक मास क्या हुआ? 1। यानी एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन बार से रिवॉल्व कर रहा है। और उसके अलावा हीलियम को देखते हैं हम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस में 4 पार्टिकल्स हैं। 4 पार्टिकल्स कौन से? यानी उसमें 2 प्रोटॉन हैं एंड 2 न्यूट्रॉन हैं। तो 2 प्लस मिलाकर क्या कितने हुए? 4 हुए, यानी न्यूक्लियस में 4 पार्टिकल्स हैं। तो ये ऐसे गाइस, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की तादाद मिलती जाएगी तो यहाँ से एटम्स बनते जाएंगे, एलिमेंट्स बनते जाएंगे, एलिमेंट्स से आइसोटोप्स भी बनते जाएंगे। बहरहाल वो बहुत सारे एटम्स बन जाएंगे। तो अभी तक जो हमारे एटम्स बने हैं वो कितने बने हैं? कितने एटम्स, काइंड्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स मिले हमें? वो 118 एलिमेंट्स मिले हैं। कितने? 118। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट
विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। किसी अनासर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है, हम उसको बोलते हैं एटम। एटम क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि पहले डेमोक्राटस ने ये डिस्क्राइब किया था कि जो मैटर है, जो एलिमेंट है, जिसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो डिवाइड नहीं होता, यानी वो लास्ट पार्ट है, उसके अलावा वो किसी और चीज़ का बना नहीं है, तो वो कटेबल नहीं है, वो डिवाइड नहीं होता। उसके बाद डिस्कवरीज ने ये प्रूव किया कि नहीं भाई, एटम भी डिवाइजेबल है, क्योंकि वो भी खुद दूसरे पार्टिकल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बहुत सारे दूसरे भी हैं, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन वगैरह वगैरह, लेकिन मेनली हम यही थ्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक लेवल हो गई, यानी जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन हुए तो एटम बना। तो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एटम। एटम के स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, तो क्या कहते हैं हम? पार्टिकल कहते हैं। उसके अलावा अब हमारी लेवल कौन सी आ गई? मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है? ये थर्ड लेवल हम बोलेंगे। मॉलिक्यूलर लेवल में ये होता है कि जब एटम एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी वो एक दूसरे के साथ या तो इलेक्ट्रॉन को देंगे या लेंगे। क्यों देंगे या लेंगे? क्योंकि उनके पास ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक दूसरे के साथ शेयर करके या उन्हें देकर वो खुद को एडजस्ट कर लेंगे, यानी नोबल गैस की तरह या इनर्ट गैस की तरह मुकम्मल ऑक्टेट करेंगे। यहाँ पर मैंने नोट लिख दिया है, नोट में ये लिखा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एटम्स विल बी ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड्स। ये नेसेसरी नहीं है, ये शराइत उसमें नहीं है कि एटम कौन से होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए या मुख्तलिफ काइंड के होने चाहिए। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है, मॉलिक्यूल में एटम्स की कोई भी सेम काइंड या काइंड नहीं देखा जाता है कि एक जैसे हों तो मॉलिक्यूल बनेगा या मुख्तलिफ हों तो मॉलिक्यूल बनेगा, नहीं, वो अलग है। मॉलिक्यूल में अगर एक जैसे होंगे तो वो अनासर होगा, यानी एलिमेंट होगा, और जब मुख्तलिफ एटम्स के बने होंगे तो वो कौन होगा? मरकब होगा, मुरक्कब यानी कंपाउंड होगा। तो ये डिपेंड करता है, ये कंडीशन डिपेंड करती है एलिमेंट और कंपाउंड के डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं सेम काइंड्स ऑफ एटम्स। यहाँ क्या बोला था हम? ये एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, यानी ऐसे बहुत सारे दूसरे भी एलिमेंट्स हैं जो कि सेम काइंड्स ऑफ एटम्स बने हुए हैं। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स कौन बने हुए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NH3 अमोनिया, और बहुत सारे दूसरे भी कंपाउंड्स हैं, दूसरे भी मालिक्यूल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, जैसे कि अमीनो एसिड हुआ, जैसे कि लिपिड हुआ, जैसे कि पॉलीसेकेराइड, यानी बहुत सारे ऐसे दूसरे भी एग्जांपल्स हैं, वो आप ले सकते हैं, जिसमें कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स कंबाइन हुए हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हुआ, जैसे मीथेन हुआ। तो ये हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ तक ये आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा कि जब एटम्स कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन उसमें यह शर्त नहीं है कि कौन से होने सेम हो या डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर लेवल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। मॉलिक्यूलर लेवल में स्टेप्स होंगे ज़रूर लाजमी, क्योंकि जब एटम्स कंबाइन होंगे तो पहले डायरेक्टली बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, तो उसमें क्या बनेगा? छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ पर पहली स्टेज कौन सी है? पहली स्टेज हमने ये लिखी है कि पहली स्टेप कौन सी है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनेगा, यानी छोटा। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। ठीक है, माइक्रो मीन्स क्या? वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनेंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और इसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? जो वेरी लार्ज हो। मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स ये गाइस याद रखना, ये ग्रीक वर्ड है। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। जो वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनेंगे उन्हें हम छोटे मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे कि ये हमने जो भी एग्जांपल्स लिखे हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल से। मैक्रो मॉलिक्यूल के हमने एग्जांपल नहीं लिखे हैं, वो आगे वाली स्लाइड पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला था कि हाँ, तो गाइज हमने यहाँ पर डिफाइन किया था कि मॉलिक्यूल के दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और
मैक्रो मालिक्यूल्स। मैक्रो मालिक्यूल में हमने बोला था वेरी स्मॉल, मैक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। व्हेन द स्मॉलेस्ट मालिक्यूल्स आर फॉर्म्ड देन इट इज़ कॉल्ड एज मैक्रो मालिक्यूल्स। जब स्मॉलेस्ट मालिक्यूल्स बनेंगे यानी सिंपल सा कोई एटम होगा जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स बनाएगा, हम उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो मालिक्यूल्स। एग्जाम्पल के तहत हमने लिए हैं, यहाँ पर वाटर लिया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, यहाँ पे अमोनिया लिया है, और इसके अलावा यहाँ पे अमाइनो एसिड भी लेंगे, अमाइनो एसिड भी छोटा मालिक्यूल है, और इसके अलावा ग्लूकोज भी लेंगे, वो भी छोटा मालिक्यूल है, क्योंकि ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनेगा बाद में बड़ा मालिक्यूल। तो ये छोटे छोटे मालिक्यूल्स बने हैं, तो ये वेरी स्मॉल मालिक्यूल्स हैं, तो इन्हें हम माइक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं। और मैक्रो मालिक्यूल क्या है, और मैक्रो मालिक्यूल ये है कि जब लार्ज मालिक्यूल फॉर्म हो, क्या लार्ज मालिक्यूल कैसे बनेगा, व्हेन द स्मॉलेस्ट मालिक्यूल्स कंबाइन देन द लार्ज मालिक्यूल्स आर फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल्स। जब वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, या तो सेम काइंड्स ऑफ मालिक्यूल्स होंगे या डिफरेंट काइंड्स ऑफ मालिक्यूल्स, तो वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो बड़े मालिक्यूल, एक लार्ज मालिक्यूल को बनाएंगे, जिसे हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल प्रोटीन, प्रोटीन जो है बहुत सारे अमीनो एसिड्स का बना होता है। लिपिड, लिपिड जो है उनमें फैट होती है और ऑयल होता है, ठीक है, वो बहुत सारे छोटे छोटे मालिक्यूल जैसे ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स, इनका बना हुआ था। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज के डिफरेंट काइंड्स से बना हुआ था, शुगर की, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, या माल्टोज है, या गैलेक्टोज है, सक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, शुगर वाले। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, मतलब बहुत से छोटे छोटे मालिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं तो एक बड़ा मालिक्यूल्स बना है। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में अमाइनो एसिड्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स के साथ शुगर होता है, शुगर के साथ प्रोटीन होता है, मतलब ये फास्फेट होता है, तो ये मतलब बड़ा मालिक्यूल बने। छोटे मालिक्यूल्स को कंबाइन करके इन्होंने क्या बनाया, बड़ा मालिक्यूल बनाया, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैक्रो मालिक्यूल। यहाँ तक हमारी मालिक्यूलर लेवल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमने एक मालिक्यूल बनाया, पहले छोटा सा मालिक्यूल बना, जब एटम्स कंबाइन हुए तो छोटा सा मालिक्यूल बनाया, और छोटे से मालिक्यूल्स को हम माइक्रो मालिक्यूल्स बोलते हैं, और वो छोटे से मालिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बड़ा मालिक्यूल, एटम्स मिले, एटम ने छोटा मालिक्यूल बनाया, और उन छोटे मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक बड़ा सा मालिक्यूल बनाया, तो हमने उसे क्या किया, ये हो गया मैक्रो मालिक्यूल और ये हो गया माइक्रो मालिक्यूल। तो ये है गाइस डिफरेंस मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल्स में। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल क्या होता है, ऑर्गेनेल एक सेल का कोई ख़ास पार्टिकल होता है, कोई ख़ास पार्ट होता है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल के तहत मैंने यहाँ पर लिखा है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, न्यूक्लियस एटसेट्रा। यहाँ पर बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो डिफाइन कर सकते हैं आप, जैसे कि सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम सेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स का क्या क्या फंक्शन है। लेकिन ये बनते कैसे हैं, ये बनते ऐसे हैं, यहाँ पर देखो, when the macromolecules combine and perform function together then the part of any organelle is formed। यानी जब मैक्रोमोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो किसी ऑर्गेनेल का कोई ना कोई पार्ट बनाएंगे, यानी सेल के एक हिस्से का कोई ना कोई पार्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल वो मालिक्यूल्स कंबाइन हुए, जैसे कि प्रोटीन कंबाइन हुआ, लिपिड कंबाइन हुआ, और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन हुए, ग्लाइकोप्रोटीन्स कंबाइन हुए, तो ये उन्होंने फॉर्म कर दिया सेल मेम्ब्रेन को, यानी एक ऑर्गेनेल का कोई ना कोई पार्ट बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स बन गई, उसमें फोल्डेज आ गए। ये किसने बनाए, ये जब माइक्रो मालिक्यूल्स कंबाइन हुए और एक साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एंड द पार्ट्स कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। यानी जब वो सारे पार्ट्स जो बने थे मैक्रो मालिक्यूल्स ने कंबाइन होकर कोई ना कोई ऑर्गेनेल का पार्ट बनाया, और वो सारे पार्ट्स कंबाइन होकर एक ऑर्गेनेल बनाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर से ये मैट्रिक्स आ जाएगा, अंदर से उसमें क्रिस्टी आ जाएगा, अंदर इनर मेम्ब्रेन बनेगी और आउटर मेम्ब्रेन बनेगी, वो दोनों कंबाइन होकर एक अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और वो जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो हम उससे को क्या कहेंगे, उसको हम ऑर्गेनेल कहते हैं।
यानी जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये अलग अलग ऑर्गेनेल हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक तो प्रोटेक्शन देती है, दूसरा परमेबिलिटी देती है, ये उनके फंक्शंस हो गए और हम डिफरेंट फंक्शंस भी अलग डिस्कस करेंगे अलग एक वीडियो में, ठीक है। और न्यूक्लियस इसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि वो सारे फंक्शंस क्या करता है, हैंडल करता है। सेल के जो भी सारे फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म बाय न्यूक्लियस किए जाते हैं, उनके कंट्रोल में किए जाते हैं। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया सेल्स में, फंजाई सेल्स में, एल्गी सेल्स में मौजूद होती है, जिसका फंक्शन एक तो ये है कि सेल को हार्डनेस देती है और इसके अलावा सेल को प्रोटेक्ट भी करती है। और ये परमिएबल है, सेमी परमिएबल नहीं है, ये परमिएबल है, यानी हर चीज़ को अंदर जाने की इजाज़त देती है। लेकिन ये सिर्फ बैक्टीरिया वगैरह को उनके लिए डिफेंस बनेगी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनेगी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन करवाता है, रेस्पिरेशन की मदद से उसमें क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी बना के देता है। अब ऑर्गेनेल बना, एक मुकम्मल तरह ऑर्गेनेल बना, यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, उन्होंने किसी न किसी पार्ट का कोई ना कोई पार्ट, किसी न किसी ऑर्गेनेल का कोई ना कोई पार्ट बनाया और वो सारे पार्ट्स कंबाइन होकर एक ऑर्गेनेल बनाते हैं जो कि अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जो बनने जा रहा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स है, मतलब ऑर्गेनेल्स उसमें कंबाइन होंगे और उसके अलावा वो कलेक्टिवली फंक्शन अपना काम परफॉर्म करेंगे। जब उन्होंने एक ऑर्गेनेल, दूसरा ऑर्गेनेल, तीसरा ऑर्गेनेल, चौथा ऑर्गेनेल बना है, वो सारे ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ फंक्शन पर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो एक सेल कहलाएगा। यानी किसी एक चीज़ के कंट्रोल में न्यूक्लियस होगा, यानी वो कंट्रोल करेगा कि तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कब करना है, क्यों करना है, ये कंट्रोल पैटर्न में होगा, यानी वो ऑर्गेनेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि ये क्या है भाई, ये सेल है। और सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल ज़िंदगी का बुनियादी एक है, यानी बुनियादी नुक्ता है जिससे लाइफ अराइज हुई है। एक सेल से बहुत सारी लाइफ्स अराइज हुई हैं। बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल दी वाइटल एक्टिविटीज़, ये ऑल वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, यानी जो कि लाइफ के लिए अहम से, लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करता है। क्योंकि एक सेल, यहाँ तक हमारी यूनिसेल्युलर लाइफ मुकम्मल होती है। हमने एक सेल फॉर्म कर दिया, उस सेल के फॉर्म में अगर यूनिसेल्युलर लाइफ बननी है तो मतलब वहाँ पर सेल मुकम्मल हो गया। अब वो सेल अगर इंडिपेंडेंटली, यानी अपने काम खुद परफॉर्म करना चाहता है, किसी और के साथ मिलना नहीं चाहता, तो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा, यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को। यूनि मीन्स सिंगल एंड सेल्युलर मीन्स कंपोज्ड ऑफ सेल। ये हमारे अगले लेक्चर में आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूनिसेल्युलर लाइफ बनेगी और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और वो इंडिपेंडेंट है कि वो अपनी क्या कर सकता है, अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकता है। क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म मेड अप यूनिसेल्युलर स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बने ही एक सेल के हुए होते हैं, ठीक है। विच एज इंडिपेंडेंट टू स्पेंड देयर लाइफ, वो सेल अब आज़ाद है, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, वो अपनी ज़िंदगी के सारे काम खुद ब खुद करेगा। जिसमें एग्जांपल्स हमने लिए हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया है, अमोबिया है, वोल्वॉक्स है, एटसेट्रा, या इनकी अलग अलग स्टडी होगी, हम वो करेंगे। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक है, यानी उसमें ट्री न्यूक्लियस नहीं है, और अमोबिया यूकैरियोटिक है, यानी उसमें ट्री न्यूक्लियस है। वोल्वॉक्स जो है उसमें भी ट्री न्यूक्लियस है, लेकिन वो कॉलोनी में रहता है, लेकिन वो कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। वो भी सिंगल सेल की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिला होगा, तो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया है। अगली वीडियो देखने के लिए, यानी सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मुकम्मल करने के लिए हमारी अगली वीडियो का वेट करें, हम कमेंट करें, हम आपको अगली वीडियो में जल्द से जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोज़।